जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। और जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने का, वनडे और मेंस दोनों में, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे और थोड़ा सा वीडियो इसका लंबा रहेगा क्योंकि इसको 2 पार्ट में ना पढ़ाकर मैं एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। या हो सकता है डबल करवा दे, वो देखेंगे टाइम कितना लग रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं 2 पार्ट कर दूंगा, अदरवाइज एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, पढ़ना क्या है अपने को इसके अंतर्गत 1857 का विद्रोह के अंतर्गत कारण पढ़ना है, दीर्घकालिक और तत्कालिक कारण। घटनाक्रम पढ़ना है, क्या क्या घटना हुई। उसके बाद विभिन्न स्थानों नेतृत्वकर्ता प्लस दमनकर्ता, ये भी आएगा यहाँ, दमनकर्ता भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में क्या कारण रहा असफलता का, और असफल होने के बाद अंग्रेजों ने परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और भारतीयों ने क्या नीति अपनाई, मतलब भारतीयों पर क्या परिणाम पड़ा और साथ में अंग्रेजों ने परिणाम स्वरूप क्या नीति अपनाई। इन सभी टॉपिक्स में हम लोग सब टॉपिक में पढ़कर इसको कंप्लीट करेंगे और उम्मीद रखिए कि जितना भी पढ़ेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना यदि पढ़ोगे तो, है ना, तब आप उम्मीद रखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। चलिए, तो हमको पढ़ना क्या है, कारण। कारण को मैं 2 भाग में डिवाइड किया हूँ, एक बोला हूँ दीर्घकालिक कारण और दूसरा बोला हूँ क्या, तत्कालिक कारण। पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, तो कारण में सबसे पहले आ रहा है दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण, तो दीर्घकालिक जो कारण था, इस कारण को हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन यही से बनता है मेंस में, क्या कारण थे 1857 की क्रांति के बताएं, 1857 की क्रांति का परिणाम को बताएं, 1857 की क्रांति का घटनाक्रम को बताइए, 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी, प्रमुख स्थलों एवं नेतृत्वकर्ता पर टिप्पणी करिए। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना। जो मन आएगा एग्जामिनर का वो क्वेश्चन पूछ देगा, अपने को प्रिपेयर करना है पूरा ऑल ओवर सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो इसका कारण में बोला जाता है, सबसे पहला बोला जाता है आर्थिक कारण, दूसरा बोला जाता है राजनीतिक कारण, तीसरा बोला जाता है आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तीसरा जो आ जाएगा उसको हम लोग रखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, और लास्ट वन लिखेंगे सैन्य असंतोष। सैन्य असंतोष। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो 1857 का विद्रोह का कारण है, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोला है दीर्घकालिक और दूसरे को क्या, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, दीर्घकालिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कारण बोला जाता है कि जो अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति थी, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग नोट्स बनाइएगा। औपनिवेशिक नीति के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष व्याप्त था। समाज के विभिन्न वर्गों में क्या था, असंतोष व्याप्त था। असंतोष व्याप्त था। जैसे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अंग्रेज ब्रिटिश विस्तार के दौरान जो शासन कर रहे थे, तो इनकी जो नीतियां बन रही थी, औपनिवेशिक नीतियां, इस नीति के परिणाम स्वरूप क्या था, कई वर्ग जो थे भारतीय समाज के, वो इनसे क्या थे, असंतुष्ट थे, है ना, क्रोधित हो रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। उनका आर्थिक जीवन क्या हो गया था, संकटमय हो गया था। जैसे भू राजस्व की अत्यधिक दर के कारण, भू राजस्व की अत्यधिक दर, इसके कारण क्या हो गया था,
किसानों की आय में गिरावट हो गई थी। किसानों की आय में क्या हो गई थी? गिरावट हो गई थी। जैसे में पहला पॉइंट, भू राजस्व की अत्यधिक दर के कारण क्या हो गया था? किसानों की आय में गिरावट हो गई थी। दूसरा बोला जा रहा है क्या? विऔद्योगीकरण के कारण। विऔद्योगीकरण, तो विऔद्योगीकरण के कारण क्या हुआ था? तो विऔद्योगीकरण के कारण बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई थी। बुनकरों की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनको अपना काम छोड़कर कृषि या मजदूर बनना पड़ा। मैं बताया था विऔद्योगीकरण के दौरान बुनकरों को प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, ज़्यादा काम करो, कम कीमत में सामान बेचो, है ना। तो इनके समक्ष भी क्या हुआ? आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। तो स्थिति दयनीय हो गई। तो क्या कैसे हो गई? तो इनको काम छोड़ना पड़ा, अपना काम छोड़कर मजदूर या कृषक बनना पड़ा। मजदूर या क्या बनना पड़ा? कृषक बनना पड़ा। तो ये भी क्या हो गए थे? आर्थिक दृष्टि से इनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है ना। एक और मेजर कारण बोला जाता है, तो ये दूसरा कारण हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा मैं बोल रहा हूं, जैसे कि तीसरा कारण में देशी रियासतों या फिर राज्यों के विलय के कारण। राज्यों के विलय के कारण, राज्यों के विलय के कारण राजा, अधिकारी, कर्मचारी तथा दरबार पर निर्भर अन्य व्यक्ति, अन्य लोगों में क्या आ रहे हैं? जैसे कि कौन कौन थे दरबार पे निर्भर? तो विद्वान वर्ग, है ना। क्या? विद्वान वर्ग था, कलाकार वर्ग था, शिल्पकार, तो देखो राज्यों का विलय किया जा रहा था। तो राज्यों का विलय जब हो रहा था तो पहले क्या होता था? जैसे कोई राजा है तो उसके राजा में अधिकारी है, कर्मचारी सभी नौकरी कर रहे हैं, प्लस उस पर निर्भर जो कलाकार हैं या विद्वान हैं, कवि है, लेखक है, शिल्पकार है, वो सभी भी क्या होते थे? राजा के दरबार पर निर्भर होते थे। मतलब उनकी वजह से कुछ ना कुछ उनका जीविकोपार्जन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने क्या किया? राज्यों का विलय करता गया, तो इन सभी लोगों के समक्ष क्या हुआ? जीविकोपार्जन के क्षेत्र में संकट की स्थिति निर्मित हुई। आप ऐसा लिख सकते हो कि राज्यों के विलय के कारण राजा, अधिकारी, कर्मचारी तथा दरबार पर निर्भर होने वाले विभिन्न वर्ग, जैसे कवि, कलाकार, है ना, कवि, कलाकार, विद्वान इत्यादि के समक्ष जीविकोपार्जन के लिए संकट की स्थिति निर्मित हो गई। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, संकट की स्थिति निर्मित हो गई, है ना। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत इन सभी वर्गों में क्या था? असंतुष्ट थे ये सभी वर्ग। मैं क्या बोला? समाज के विभिन्न वर्गों में क्या था? असंतोष व्याप्त था। तो एक तरफ किसान भी असंतुष्ट थे, बुनकर भी असंतुष्ट थे, साथ में क्या बोला जा रहा है? आप बोल सकते हो कि उद्योगपति भी असंतुष्ट थे, जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो भी असंतुष्ट थे, उसको भी ऐड कर सकते हो। साथ में क्या? राज्य के दरबार में, एक शासक के दरबार में या शासक की वजह से एक राज्य में जितने लोग राज्य के ऊपर निर्भर थे उन सभी के सामने भी क्या हुई? आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या आ जा रहा है? आपका आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण, अब आ रहे हैं हम राजनीतिक कारण में। राजनीतिक कारण बोला जाता है कि अभी तक क्या हो रहा था? भारतीय राज्य संधियों का अक्षरशः पालन कर रहे थे।
संधियों का क्या कर रहे थे, अक्षरशः पालन कर रहे थे। परंतु डलहौजी के आदेशों ने, डलहौजी के कुछ आदेशों ने इसका प्रभाव समाप्त कर दिया। इसका प्रभाव क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इनमें भी क्या हुई, असंतुष्टि की भावना ने जन्म लिया। बोला जा रहा है कि भाई चलो, सिख विलय हुआ था, मैसूर विलय हुआ था, मराठा विलय हुआ था, है ना, बर्मा को जीते थे, नेपाल को जीते थे, है ना, इस तरीके से उन्होंने बंगाल को जीता था, अवध को जीता था, मुगलों को पराजित किया था। तो जो भी संधि किया गया था इस जीत के परिणाम, उन संधियों का अभी तक ये पालन कर रहे थे। चलो भाई ठीक है, हार गए हैं, जैसा है चल रहा है करके। लेकिन डलहौजी आया तो इसने कुछ ऐसा आदेश जारी कर दिया कि इन आदेशों से जो प्रभाव था संधि का, ये समाप्त हो गया और इनमें भी असंतुष्टि की भावना ने जन्म लिया। जैसे कि क्या क्या कदम असंतुष्टि की भावना ने जन्म लिया, तो आदेश क्या थे, जैसे कि बोला जा रहा है क्या, नाना साहेब का पेंशन बंद करने का आदेश। नाना साहेब का पेंशन को क्या बोला गया, बंद कर दिया जाएगा, बंद करने का आदेश दे दिया। साथ में क्या बोला जा रहा है, मुगल सम्राट को किले से बाहर रहने का आदेश, लाल किला से बाहर रहने का आदेश दे दिया, है ना। क्या बोला जा रहा है, मुगल सम्राट को लाल किले से बाहर रहने का आदेश। देख लो, मतलब जिनके पूर्वजों ने उसका निर्माण किया है उसी को बोल रहे हैं कि अब तुम यहां नहीं रहोगे, आदेश दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बोला जाता है हड़प नीति, अवध का विलय, कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप। तो डलहौजी ने कुछ आदेश दिए या कदम उठाए जिसके वजह से इनमें भी क्या हुआ, असंतुष्टि की भावना ने जन्म लिया, है ना। इसीलिए नाना साहब देखोगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बोला जाए तो क्या, कैनिंग ने एक आदेश जारी किया, कैनिंग के द्वारा, है ना, डलहौजी के बाद जो आया उसने एक आदेश जारी किया। कैनिंग के द्वारा क्या हुआ, कैनिंग के द्वारा आदेश जारी किया गया, क्या बोला गया कि मुगल सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, मुगल सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। तो ये उपरोक्त कारण थे, राजनीतिक कारण, ठीक है। साथ में एक और कारण बोला जाता है कि अंग्रेजों की अपराजयता की धारणा को क्या किया गया, कमजोर हुआ। साथ में क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक कारण में ही एक कारण कि अंग्रेजों की अपराजयता की धारणा कमजोर। कैसे कमजोर होगी, तो प्रथम अफगान युद्ध, संथाल विद्रोह, इसके कारण क्या हुआ, विद्रोहियों का मनोबल बढ़ा, विद्रोहियों का मनोबल। मतलब ये कि भाई अभी तक क्या था, अंग्रेज जो भी युद्ध कर रहे थे मोस्टली सब जीतते जा रहे थे, लेकिन जो अफगान युद्ध में हारे, प्रथम अफगान युद्ध में या संताल विद्रोह में जो ये पराजित हुए, इससे ना विद्रोहियों के मन में एक धारणा बनी कि भाई इनको पराजित किया जा सकता है, ये भी हार सकते हैं करके। तो ये उपरोक्त राजनीतिक कारण था जिसके वजह से क्या हुआ, यह भी एक कारण बना विद्रोहियों का कि डलहौजी का आदेश या कदम डलहौजी के जाते ही क्या हुआ, फिर विद्रोह की प्रारंभ होता है। और साथ में कैनिंग का आदेश और इनकी अपराजयता की धारणा क्या हुई, कमजोर हुई, यह भी एक कारण था। तो ये क्या हो गया आपका राजनीतिक कारण। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, हम लोग बात करते हैं सामाजिक धार्मिक कारण।
तो सामाजिक धार्मिक कारण। ये क्या कारण था भाई? तो बोला जा रहा है क्या, नस्ली आधार पर भारतीयों से क्या करना, भेदभाव करना। नस्ली आधार पर भेदभाव करना, भारतीयों को तुच्छ समझा जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर इनसे क्या किया जाता था, भेदभाव किया, भेदभाव सार्वजनिक स्थानों पर। तो सार्वजनिक स्थानों पर नस्ली आधार पर क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। दूसरा बोला जा रहा था कि ये जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरियों, धर्म नहीं बोलेंगे, मिशनरी, ईसाई जो मिशनरियां थी, इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, भारतीय धर्म की निंदा की जा रही थी, भारतीय धर्म की निंदा। साथ में क्या किया जा रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो ईसाई धर्म के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा एक तो भारतीय धर्म की निंदा भी की जा रही थी, दूसरी ओर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, यह भी एक कारण था। और बोला जा रहा है क्या, सरकारी व्यय पर क्या किया जा रहा था, स्कूलों और सेनाओं में, स्कूलों और सेनाओं में क्या किया जा रहा था, तो स्कूलों और सेनाओं में दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। इससे भी लोग क्या थे, हताश थे। धार्मिक शिक्षा स्कूलों, और ये सभी कौन सी शिक्षा, कौन से धर्म की, ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म की धार्मिक शिक्षा सेनाओं और स्कूलों में दिया जा रहा था, यह भी एक कारण था। प्लस बोला जा रहा है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए जो कार्य किया गया अंग्रेजों के द्वारा, मतलब जो बेहतर काम किया गया सुधार के उद्देश्य से, इससे क्या था, जो हमारे समाज का रूढ़िवादी वर्ग था, इनमें असंतुष्ट की भावना ने जन्म लिया। मतलब जो चाहते थे कि बदलाव मत हो, पुराना ढांचा बना रहे। बात समझ रहे हैं भाई? जब बदलाव होता है तो जो पुराने लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग, उनको क्या होता है, कष्ट होता है। वह चाहते हैं कि नहीं, बदलाव मत हो, पुराना सिस्टम बना रहे। तो उनमें भी क्या हुआ, वो लोग भी असंतुष्ट हुए। तो वो लोग किस कारण असंतुष्ट हुए, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के कारण, अंग्रेजों के द्वारा किए गए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। जैसे कि बोला गया कि भाई खोड़ने जनजाति में क्या हो रही थी, नरबली प्रथा थी, नहीं होगी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नहीं होता था, तो विवाह होगा करके अधिनियम ला दिया गया। विवाह की आयु बहुत कम होती थी, बाल विवाह होता था, बोल दिया कि भाई इससे पहले विवाह नहीं होगा, कानून बना दिए गए। तो इन सभी से क्या हुआ, रूढ़िवादियों में असंतुष्ट की भावना ने जन्म लिया। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार के उद्देश्य से किए गए प्रयास से रूढ़िवादी वर्गों में असंतुष्ट की भावना ने क्या लिया, जन्म लिया। असंतुष्टि की भावना ने जन्म लिया। तो यह आपका क्या हो गया, सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है, यह भी एक क्या था, दीर्घकालिक कारण था। और बोला जा रहा है क्या, सेनाओं में असंतोष, सैन्य असंतोष। तो सेनाओं में असंतोष क्यों था लंबे समय से, तो बोला जा रहा है कि क्या भाई, सेनाओं को ना बात बात पे नस्ली आधार पर अपमानित किया जाता था। नस्ली आधार पर बात बात पर क्या अपमानित करते थे, अरे तुम तो भारतीय हो, है ना, या और करके बात बात पर क्या करना, नस्ली आधार पर अपमानित करना भारतीय सेनाओं को, जो भारतीय लोग थे सेना में शामिल, उनको। साथ में बोला जा रहा है कम वेतन देना, कम वेतन प्लस एक निश्चित पद के बाद पदोन्नति नहीं देना, निश्चित पद के बाद पदोन्नति नहीं देना। मतलब एक तो नस्ली आधार पर भेदभाव करते थे, हमेशा उनकी निंदा करते थे, है ना।
अपमानित करते थे भारतीय लोगों को जो सेना में थे। साथ में क्या किया जा रहा था, वेतन भी कम देते थे अंग्रेजों की तुलना में, और निश्चित अवधि के बाद या एक निश्चित पद के बाद उनको बड़ा पद नहीं दिया जाता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दरोगा से ऊपर का पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। इस तरीके से सिस्टम भी लोग बना के रखे थे। ठीक है, 1854 में जो डाक कानून आया, डाक कानून के तहत क्या कर दिया गया, निःशुल्क डाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब इनके लिए निःशुल्क डाक की व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। निःशुल्क डाक की व्यवस्था को या सुविधा को, जो निःशुल्क डाक की सुविधा थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और बोला जाता है क्या, तो बोला जा रहा है कि क्या 1856 में एक कानून के तहत प्रावधान किया गया, कानून के तहत प्रावधान कि नए भर्ती होने वाली सेनाओं को, देश से बाहर जाकर काम करना होगा। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता, समुद्र पार करना पड़ता, समुद्र पार। तो समुद्र पार को ना मतलब भारतीय संस्कृति का या धर्म का उल्लंघन माना जाता था उस समय, समुद्र पार करने को। तो यह भी एक कारण बना कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, अब समुद्र को पार करना पड़ेगा करके। तो यह भी क्या बोला जा रहा है, समुद्र पार करना भारतीय धर्म में उल्लंघन माना जाता था उस समय। भारतीय धर्म का ये क्या होगा, उल्लंघन होगा, समुद्र पार करना। तो यह भी एक कारण था। बोला जाता है क्या, अवध का विलय। अवध का विलय को यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि भारतीय सेना में ना, जो सेना थी ब्रिटिश सेना में, उसमें अधिकांश आबादी अवध की थी। और जब अवध का विलय कर दिया जाता है कुशासन का आरोप लगाकर, तो वहाँ जो सेना में अवधवासी रहते हैं उनके भी क्या होता है, असंतोष की भावना जन्म लेती है। तो अवध का विलय कारण क्यों बना, तो सेना में अधिकांशता सेना क्या थी, अधिकांशता सेना अवध की थी। इसलिए इनमें क्या हुआ, विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। तो याद रखिएगा, बात समझ रहे हो। ये आपका क्या हुआ, दीर्घकालिक कारण। ये टोटल क्या हुआ, सैन्य, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्या, आर्थिक, दीर्घकालिक कारण। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या बना, तो तत्कालिक कारण था है ना, तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण जो था आपका, वो था बेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर नए बंदूक एनफील्ड का सेना में प्रयोग। इस एनफील्ड बंदूक का जो कारतूस होता था, कारतूस जिसके अंदर गोली रहती है, इस कारतूस जो था ये चर्बी की बनी होती थी। किसकी, चर्बी की बनी होती थी। और इसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो भारतीयों ने बोला कि भाई चर्बी वाला कारतूस, वो भी हम लोग चर्बी को कैसे मुंह में लगाएं, ये तो हमारे क्या है, धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन है। तो ये बनता है तत्कालिक कारण, चिंगारी का काम कर देता है। मतलब पहले से तो मतलब पूरा रेडी था, है ना, पेट्रोल छिड़क विड़क के केरोसिन वगैरह डाल के पूरा तैयार बैठा हुआ है आपका स्थान,
और उसमें क्या कर दिया, हल्का सा एक चिंगारी फेंकने का काम इस नए बंदूक एनफील्ड ने कर दिया, और इसी से क्या मानी जाती है, फिर क्रांति की शुरुआत हुई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। अब बात ही आता है कि क्रांति का तो शुरुआत हो गया, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा घटनाक्रम, है ना। घटनाक्रम पे आते हैं। घटनाक्रम क्या हुआ, घटनाक्रम में आप याद रखिए मार्च, अप्रैल और मई, तीनों ईयर क्या है, 1857, 1857, 1857। बैरकपुर में क्या होता है, बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट की सेना में, 34वीं जो रेजिमेंट थी सेना में मंगल पांडे विद्रोह कर देता है। मंगल पांडे क्या करता है, विद्रोह करता है। और इस विद्रोह के दौरान यह जो होता है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, विद्रोह के दौरान क्या करता है, एक लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, फैक्ट है, वनडे एग्जाम के लिए सब है। इन दोनों की क्या करता है, हत्या कर देता है, इन दोनों की हत्या कर देता है। इसके बाद मुकदमा दायर करके, मुकदमा दायर करने के पश्चात अप्रैल में इसको फांसी दे दी जाती है। अप्रैल 1857 में फांसी, प्रथम शहीद माना जाता है, ठीक है। मंगल पांडे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। तो ये काम किया जाता है। तो मंगल पांडे सर्वप्रथम विद्रोह करता है कहाँ, बैरकपुर में। बंगाल का जो बैरकपुर था वहाँ क्या होता है, विद्रोह कर दिया जाता है, और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 2 लोगों की हत्या कर देता है, अंग्रेज अधिकारियों की, सेना के अधिकारियों की, जिसके बाद इस पर मुकदमा चलाया जाता है और इसको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम है, शुरुआत यहाँ से ही हो रहा है। आगे क्या होता है, अप्रैल में क्या होता है, यहाँ पर जो मेरठ छावनी की सेना होती है, मेरठ छावनी की सेना, यह विद्रोह करती है कि कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे करके, है ना। कारतूस के प्रयोग को लेकर यह भी उसी ने विद्रोह किया है, कारतूस का प्रयोग को लेकर, और इन लोग भी करते हैं। तो कारतूस के प्रयोग को लेकर क्या विद्रोह कर देते हैं, प्रयोग को लेकर विद्रोह। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलो ये घटना भी आपको याद रखना है। तो मार्च 1857, अप्रैल 1857। अब आपको मई में डेट के साथ याद रखना है, इसको हम बोल रहे हैं 10 मई। कितना मई, 10 मई, और यही मेन डेट है जो आपको याद रखना है, 10 मई 1857। तो अभी तक क्या हुआ, मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ अप्रैल में, और उनके सैनिकों को जो विद्रोही थे उनको कैद कर लिया गया। अब 10 मई को क्या होता है, 10 मई 1857 के मेरठ छावनी में क्या होता है, भारतीय सेना जो होती है, सेना में जो भारतीय लोग थे, भारतीय सेना पुनः विद्रोह करती। अब दूसरी सेना, एक कुछ लोग तो अंदर हैं, उनके साथी लोग, भारतीय सेना, या हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, मेरठ छावनी में सेना का पुनः विद्रोह, सेना का पुनः विद्रोह। और ये क्या करते हैं, साथी सेना को जेल से छुड़ाकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं,
दिल्ली की ओर क्या करते हैं, कूच करते हैं। और यहीं से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो मैं क्या बोला आपको, 10 मई 1857 सैनिकों का पुनः विद्रोह होता है मेरठ छावनी में, और सैनिक विद्रोह करके अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं, कई लोगों की हत्या कर देते हैं अन्य सेनाओं की, अंग्रेजी सेनाओं की, और वहाँ से फिर ये मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं 60-70 किलोमीटर दूर, और उसी दिन से माना जाता है क्या, विद्रोह की शुरुआत। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मैं अभी आपको क्या बता दिया, मैं आपको बताया कारण, और कारण के बाद हमने क्या देखा, घटनाक्रम। अब आता है आपका घटनाक्रम के बाद प्रमुख स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो प्रमुख स्थान में आपको लमसम 10 से 11 स्थान याद रखना है, 10 से 11 नाम याद रखना है, और 10 से 11 विद्रोह दमनकर्ता का भी कुछ नाम याद रखना है, वो कम है लेकिन नाम याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमुख स्थान और नेतृत्वकर्ता। अब हम उसकी बात कर रहे हैं सब टॉपिक पे, ठीक है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वास्तविक सत्ता जो था वो बख्त खां के पास था। बख्त खां, आधा खां है ना, बख्त खां। तो दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह द्वितीय ही नाम रखिएगा, ठीक है। कभी ये पूछ देगा कि वास्तविक रूप से कौन किसका नियंत्रण में था, तब आप बोलोगे क्या, बख्त खां, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पास आता है, बोला जाता है कि यह पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता था, ना कि सिर्फ ये मुगल शासक था, ये मुगल शासक था। तो मुगल शासक होने के कारण ना कि सिर्फ दिल्ली में पूरे, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ना कि सिर्फ दिल्ली में पूरे क्या विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, ये बख्त खां था। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूरे विद्रोह का क्या था, नेतृत्व करता था। पूरे विद्रोह का क्या था, नेतृत्व करता था। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता था, पूरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, है ना भाई। क्यों, क्योंकि ये मुगल शासक था, तो पूरे विद्रोह का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। साथ में सभी नेतृत्वकर्ता में सबसे कमजोर था, सभी नेतृत्वकर्ता में सबसे कमजोर था, सबसे क्या था, कमजोर था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर विद्रोह का दमन किसने किया। तो बोला जाता है विद्रोह का दमन यहाँ पर किसने किया, तो जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, या लॉरेंस करके याद रखो आप। ये तीन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, विद्रोह का दमन किया। यह जो हडसन था, हडसन, इसने बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं एक पौत्र को मार दिया, धोखे से मार दिया, ठीक है। और निकोलसन की विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई। निकोलसन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। निकोलसन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। इस बहादुर शाह को गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया गया। बहादुर शाह को क्या किया गया, गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, और उसके बाद इसको रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया, रंगून। और यही रंगून में ही 1862 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और कहाँ भेज दिया गया, फिर रंगून भेज दिया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां,
ये 3 नाम निकोलसन, हडसन और लॉरेंस आपको याद रखना है, और साथ में इसको रंगून भेजा गया, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली के बाद आता है आपका लखनऊ। लखनऊ की यदि बात करें तो लखनऊ में आपका कौन था जो नेतृत्व कर रही थी, वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल है ना, ये महिला थी, ये नेतृत्व कर रही थी अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित कर, बिरजिस कादर को नवाब घोषित कर देती है और विद्रोह करती है। ठीक है, नवाब घोषित कर विद्रोह करती है, और यहां पर विद्रोह का दमन कौन करता है, तो दमन करता है आपका कौन, लॉरेंस। दमन करता कौन है, तो यहाँ पर लॉरेंस है, और ये जो लॉरेंस है ये दमन करता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो बेगम हजरत महल है अपने पुत्र के साथ नेपाल चली जाती है ना। ये दमन करता मतलब बेगम हजरत महल, ये अपने पुत्र के साथ कहाँ चले जाती हैं, नेपाल चली जाती है। थोड़ा सा याद रखिएगा, पुत्र के साथ कहाँ चली जाती है, नेपाल चली जाती है। ठीक, अगला बात आता है कि लखनऊ के बाद क्या आता है, कानपुर। तो कानपुर में आपको याद रखना है 2, कौन कौन। एक तो आपको याद रखना है कानपुर में कौन, कानपुर में एक नाम जो आपका है वो है आपका नाना साहेब, नाना साहेब, और दूसरा है आपका तात्या तोपे, तात्या तोपे, जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब ये थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था, इसका क्या था, दत्तक पुत्र था, और इसके अधिकारों की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए, इसके अधिकारों की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए अजीमुल्ला कहाँ गया था, अजीमुल्ला ये कहाँ गया था, अजीमुल्ला गया था कहाँ, ब्रिटेन। याद रखिएगा। तो 2 नाम मैं बता रहा हूँ, नाना साहेब और तात्या तोपे। ठीक है, अब यहाँ पर से याद रखिएगा, यहाँ पर जो दमन करता था, ये दमन करता है आपका क्या, कैंपबेल। कैंपबेल दमन करता था, और दमन जब हुआ तो ये जो आपके नाना साहेब हैं ये भी नेपाल चले गए। नाना साहेब ये भी कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। और ये जो तात्या तोपे था, तात्या तोपे जो था ये सेनापति था। किसका सेनापति था, नाना साहेब का। ठीक है, ये कौन थे, सेनापति थे। तो ये जो तात्या तोपे थे ये इस दौरान कहाँ जा रहते हैं, तो ग्वालियर। कहाँ रहते हैं, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए ये रहते हैं ग्वालियर में। और यहाँ पर क्या होता है, इनको इसका जो मित्र होता है मानसी के धोखे देने के कारण, धोखे देने के कारण क्या कर लिया जाता है, इसको गिरफ्तार करके 1859 में फांसी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग कानपुर से नाना साहब के साथ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर के बाद ये कहाँ चले गए, ग्वालियर चले गए, वहाँ मदद कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई का। इसके बाद क्या होता है, इसके मित्र मानसी धोखा देता है, इसके बाद इसको पकड़कर फांसी दे दी जाती है। अगला स्थान है आपका बरेली की मैं बात करूं तो बरेली में जो नेतृत्व करता था वो था खान बहादुर खान।
खान बहादुर खान, इसने अपने आप को रोहिलखंड का नवाब घोषित किया था। रोहिलखंड का नवाब घोषित किया था। ठीक है, अब यहां पर भी जो दमन करता था, इस दमन करता का आपका नाम है क्या? कैंपबेल। कैंपबेल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, नेतृत्वकर्ता, स्थान और दमनकर्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वनडे एग्जाम में, प्री में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इससे, चाहे किसी भी स्टेट का पीएससी हो या व्यापम या एसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब बरेली के बाद जो स्थान है वह आपका झांसी, ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर। तो यहां का जो नेतृत्व करती थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। यहां अंग्रेजों का साथ बढ़ चढ़ कर दिया था ग्वालियर के सिंधिया ने, है ना। ये जो ग्वालियर का सिंधिया था, ग्वालियर का सिंधिया, है ना, बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह का दमन करने में? ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यहां पर जो दमन करता था, है ना, ये तो शहीद हो गई थी, आपको पता है ना। तो दमन करता कौन था? ये ह्यू रोज था। ह्यू रोज। ठीक है जी, याद रखिएगा ह्यू रोज। अब आता है आपका क्या? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता था वो था लियाकत अली। लियाकत अली, है ना। और इसी को, इलाहाबाद को ना आपातकाल का मुख्यालय बनाया था कैनिंग ने। आपातकाल के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था कैनिंग ने। यहाँ को क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय। आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, याद रखिएगा इलाहाबाद को। और यहां से जो दमन किया, यहां पर ये दमन करता था कर्नल नील। कौन था? कर्नल नील। ठीक है, इलाहाबाद के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इलाहाबाद के बाद आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है बनारस का। बनारस का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि बनारस में आम जनता ने विद्रोह किया था। यहाँ कोई नेतृत्व करता नहीं था, आम जनता ने क्या किया था? विद्रोह किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्या? बिहार, है ना। या तो बिहार आपसे पूछ ले, या बिहार के नाम ना लिख के आपसे को क्या बोले? आरा, पटना और शाहाबाद या जगदीशपुर। जगदीशपुर। ठीक है, तो या तो जगदीशपुर बोले, या फिर क्या बोले आपको? आरा बोले, या शाहबाद बोले, या फिर क्या बोले? ये जो आपका क्या है? पटना। इसमें अगर आपसे पूछे तो इसमें आपको क्या बोलना है कि यहाँ का जो नेतृत्व करता है, तो आपको नाम याद रखना है कि नेतृत्वकर्ता कौन था यहाँ का? नेतृत्व, है ना, नेतृत्वकर्ता। तो बिल्कुल याद रखना, इसको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कुंवर सिंह। दमनकर्ता कौन था? तो विलियम टेलर। विलियम टेलर प्लस तो कौन था? विंसेंट आयर। विंसेंट आयर। फैजाबाद। फैजाबाद जो था, यहाँ जो विद्रोह का नेतृत्व करता था, ये था नेतृत्वकर्ता आपका, नेतृत्वकर्ता। तो फैजाबाद से जो नेतृत्व करता था, इसका नाम था आपका का? अहमदुल्ला। 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 अहमदुल्ला या अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला के बारे में याद रखिएगा, इसने ना अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। क्या किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी, क्या किया था? फतवा जारी किया था।
दूसरी ओर इसने क्या किया था, अंग्रेजों ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, 50,000 का इनाम घोषित किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। और यहां पर भी जो दमन करता था वो था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है असम का, अब आपको याद रखना है थोड़ा सा उड़ीसा, और आपको थोड़ा सा एक जगह का नाम याद रखना है पंजाब, और आपको एक जगह का नाम याद रखना है क्या? राजस्थान। कोटा। ये सब ना वनडे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही है, विभिन्न स्थान का नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और किसने दमन किया था। ठीक है, चलो असम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बोला जाता है मणिराम दत्त। मणिराम दत्त। उड़ीसा में था आपका सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय ये राजकुमार था, राजकुमार सुरेंद्र साय। ठीक है जी। आगे यदि बात किया जाए पंजाब में, तो पंजाब में याद रखिएगा सेना ने विद्रोह किया था। पंजाब में सेना ने विद्रोह किया था, और सेना ने विद्रोह किया था। साथ में राजस्थान के कोटा का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो ये विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र था। विद्रोहियों का 1857 के संग्राम में जो विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये राजस्थान था। तो याद रखिएगा विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र। तो यहाँ पर दमनकर्ता वगैरह कोई नहीं है असम और उड़ीसा में, लेकिन आपको यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना है। ठीक है जी। 47 मिनट्स। ठीक है, इसका 2 वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पूरा आपका परिणाम और असफलता का कारण बचा हुआ है ना, उसमें कम से कम 15 मिनट और लगेगा, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एक काम करते हैं अपन यहीं इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ देख लिया। पहले देखा कारण, दीर्घकालीन और तत्कालिक कारण, घटनाक्रम, और साथ में क्या विभिन्न स्थानों पर जो नेतृत्व करता है, और साथ में क्या ये दमनकर्ता, इनका नाम देखा। ठीक है, तो एक पार्ट में ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, कम से कम 20 मिनट का और इसमें वीडियो बनाएंगे, तब ये जाकर कंप्लीट होगा। और पूरा प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि सिर्फ वनडे के लिए या सिर्फ मेंस के लिए, ऐसा कुछ नहीं। इतना पढ़ो जितना पढ़ा रहे हैं 1857 की क्रांति में, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑल ओवर क्वेश्चन कवर होगा, कभी भी कुछ भी पूछ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, इसका अगला पार्ट और कंप्लीट करवा देंगे, फिर आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक अपने को देखना है।